हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 300 से लेकर के 321 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन 300 नंबर का क्या कह रहा है निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के ताप नियम पर आधारित है। तो किसका कौन सा सिद्धांत जूल के ताप के नियम पर आधारित है। तो इमर्शन रॉड, कौन सा इमर्शन रॉड। तो जूल के ताप का नियम क्या कहता है दोस्तों, वह दर जिस पर परिपथ में विद्युत प्रतिरोध और विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात इसके इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच क्या होता है, हीट मतलब ऊष्मा, आई क्या होती है, विद्युत धारा होती है, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसको समीकरण रूप में क्या लिखेंगे, जूल के ताप के नियम को एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इमर्सन रॉड। कौन सा हो जाएगा, इमर्सन रॉड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो इसका गलनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है। भले ही यह फिलामेंट, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, लेकिन यह प्रकृति में असाधारण रूप से मजबूत होता है और प्रकृति में यह भंगुर होता है। कैसा होता है, भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान डैश डैश बराबर है, अर्थात कितने केल्विन के बराबर है। तो दोस्तों, किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे टेम्परेचर में चेंज करना है, उसके लिए हम एक फार्मूला याद रखें। कौन सा, C/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K - 273/100, जिसमें दोस्तों C क्या है, डिग्री सेल्सियस है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है, R क्या है, र्यूमर है, K क्या है, केल्विन है। अब हमको डिग्री सेल्सियस अर्थात C की वैल्यू दी है 273 -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में, केल्विन में ज्ञात करना है। तो यहाँ से C/100 इक्वल टू किसका मान रखेंगे, K - 273/100। ये दोनों पद ले लेंगे, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी, K 0। यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। तो कौन सा नियम जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बिजली प्लग एवं स्विच, ये जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। इसके अलावा विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, ये आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी आधारित है। इलेक्ट्रिक केतली, ये भी जो है जूल के तापन के नियम पर आधारित है। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, बिजली ये संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे डैश डैश क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ताप विद्युत संयंत्र। अब दोस्तों, नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होता है, परमाणु रिएक्टर के भीतर परमाणु तत्वों के परमाणुओं के विभाजित होने से उत्पन्न ऊष्मा से बिजली का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का एक नवीनकरणीय स्रोत है, जिसके माध्यम से दोस्तों विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब सौर विद्युत संयंत्र एक ऐसी युक्ति है, सौर विद्युत संयंत्र की बात करें, ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊष्मा से बने विकिरण को बिजली में परिवर्तित करती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो वह न्यूनतम ताप कौन सा हो जाएगा? वह न्यूनतम ताप होगा प्रज्वलन ताप। कौन सा होगा? प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, प्रज्वलन ताप क्या होता है? सामान्य क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर सामान्य तापमान की बात करें तो सामान्य ताप वह क्वथनांक होता है जिस पर वाष्प का दाब मानक समुद्री स्तर वायुमंडलीय दाब जो है उसके बराबर हो, और जैसे कि समुद्र तल पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। समुद्री तल पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसी के अनुसार शरीर का तापमान का औसत तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर के टेम्परेचर की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा किस को वो ईंधन कौन सा होगा जिसको गर्म करने पर वह आग पकड़ लेगा? तो उसको बोलेंगे प्रज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होगी? तो होगी जल की। किसकी होगी? जल की। तो दोस्तों, जल की जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होगी। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता होती क्या है? दोस्तों, यह किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके अलावा जल क्या है? जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा होगी। अब केरोसिन की बात करें, इसे पैराफिन या पैराफिन तेल भी कहा जाता है। यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ है जिसे आमतौर पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब बर्फ की बात करें तो बर्फ को जैसे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, शुष्क CO2 को शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? -200 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो दोस्तों, वही फार्मूला याद रखें जो कौन सा? C/100 F-32/180 इक्वल टू R/80 इक्वल टू K-273/100, जिसमें C क्या होता था? डिग्री सेल्सियस, F क्या होता था? फ़ारेनहाइट, R क्या होता है? र्यूमर, K क्या होता था? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस का मान दिया है -200 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसको जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 293 केल्विन। सॉरी, कितना आ जाएगा? 200, सॉरी ये माइनस में जुड़ जाएंगे उधर। -200 में कितना जुड़ेगा? माइनस, देखो C/100 होता है, इसको किससे मतलब रखना हो? फ़ारेनहाइट। F-32/180। इसमें जब हम C की वैल्यू -200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F की आ जाएगी -328। कितनी आ जाएगी? -328 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन पैमाने में कमरे का तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर कमरे का तापमान ज्ञात करना है। तो कमरे का तापमान कितना होता है दोस्तों? कमरे का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको केल्विन में निकालना है। तो C/100 इक्वल टू K-273/100।
इससे हम निकाल लेंगे के की वैल्यू, तो 100 से 100 कट जाएंगे। सी का मान 27 रखेंगे तो 27 उधर जाएंगे, क्या होंगे, माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के, ठीक है। तो 273 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 2 9 1 10, और सॉरी कितना हो जाएगा ये, 300 केल्विन, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। या फिर हम इसको 293 केल्विन भी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है तरल यांत्रिकी से संबंधित है। भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो द्रवों के गुणों से संबंधित कौन सी शाखा है, हाइड्रोस्टैटिक्स। कौन सी, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके अलावा दोस्तों थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स किससे संबंधित होगी। थर्मोडायनामिक्स होता क्या है दोस्तों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। खगोल भौतिकी कौन सी होती है दोस्तों, तो खगोल भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें आकाशीय पिंडों के भौतिक गुणों के बारे में जाना जाता है। इसके अलावा प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी बोलते हैं। तो इसमें भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश के व्यवहारों और गुणों के अध्ययन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है। तो किस कारण से ऊपर उठेगा, केशिकत्व क्रिया के कारण, कैपिलरी रिएक्शन के कारण। तो अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तरल पदार्थों के ऊपर उठने या संकीर्ण स्थानों के ट्यूबों में खींचे जाने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसके अलावा केशिकत्व क्रिया के कारण उदाहरण और भी हैं, जैसे कि एक कप गर्म पानी में डूबा हुआ टी बैग पानी में फैल जाएगा और उसका रंग कैसा होगा, बदल जाएगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र को उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र तक एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो होता है विलायक के अणुओं की गति क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। इसके अलावा मिट्टी से जल का अवशोषण केशिकत्व क्रिया के दौरान ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसके अलावा जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन ये आधारित है। हाइग्रोमीटर आधारित है। लैक्टोमीटर आधारित है। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाए, अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है द्रवों का। और लैक्टोमीटर से क्या होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जानकारी प्राप्त की जाती है, दूध की शुद्धता की जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी अर्थात श्यानता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्यानता। तो दोस्तों श्यानता होती क्या है, किसी द्रव पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध की माप जो है श्यानता कहलाती है। श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसके अलावा इसे पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए शहद, गुड़, पिघली हुई चॉकलेट ये किसके उदाहरण हैं, द्रवों के श्यानता के। कठोरता क्या होती है, किसी ठोस का अपना आकार बदलने में असमर्थता क्या कहलाता है, कठोरता कहलाता है। जैसे कि मेज, कुर्सी, पंखा ये सब चीज़ें कैसी हैं, कठोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। तो
क्यों डूब जाती है? उसके घनत्व में अंतर के कारण। तो दोस्तों, कोई किसी द्रव में कोई चीज़ तभी डूबती है या जब उसका घनत्व उस द्रव से क्या होगा? कम होगा। जैसे कि मान लो एक हम बीकर लें, क्या लें? बीकर। उसमें हम जल भर दें, क्या भर दें? जल भर दें, और इसमें हम एक प्लास्टिक का टुकड़ा डालें और या दूसरी एक लोहे की कील डालें। तब जब लोहे की कील डालेंगे तो उसमें वो नीचे डूब जाएगी और प्लास्टिक का जो टुकड़ा होगा वो तैरता रहेगा। अब प्लास्टिक का टुकड़ा टुकड़ा क्यों तैरेगा? तो इसलिए तैरेगा क्योंकि प्लास्टिक के टुकड़े का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? कम होगा, और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब गई और प्लास्टिक का टुकड़ा पानी में तैरता रहा। तो ये सब किसके कारण हुआ? द्रव के घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आर्कमडीज के सिद्धांत पर। पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता जिससे नापी जाती है, किस पर आधारित होता है? आर्कमडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावक बल बियॉन्ड फोर्स का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। कौन सी चीज निर्भर करती है? तो निर्भर करती है परिणाम। क्या? परिणाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्प्लावकता दोस्तों होती क्या है? उत्प्लावन या उत्प्लावकता, बियॉन्सी फोर्स जिसको बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी डूबी हुई वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह दोस्तों आर्कमडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव के एक स्तंभ में ऊपरी द्रव के भार के परिणाम स्वरूप गहराई के साथ दाब बढ़ता है और इस प्रकार द्रव के स्तंभ के नीचे का दाब स्तंभ के शीर्ष की तुलना में अधिक होता है। इसके अनुप्रयोग क्या हैं? नदी पर चलती नाव, पानी पर तैरता हिमखंड, ये इसके अनुप्रयोग हैं। हवा में उठता हुआ हीलियम गुब्बारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? तो कोई वस्तु किसी द्रव में कब तैरेगी? जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होगा। ये गलत है, बिल्कुल सही, सॉरी। तो कोई वस्तु किसी द्रव में कब तैरेगी? जब उस वस्तु का घनत्व द्रव से घनत्व से कम होगा। अधिक होगा तो नहीं तैरेगी। जब वस्तु और दोनों का घनत्व समान होगा तब नहीं तैरेगी। जब वस्तु का घनत्व बहुत अधिक हो तब वो उसमें डूब जाएगी, तो तैरेगी थोड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डूबे हुए पिंड पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावक बल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्प्लावक बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। उत्क्षेप क्या है? उत्क्षेप। जब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो क्या होता है? जब किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाए, उसका घनत्व द्रव के घनत्व से क्या हो? कम हो, तो वस्तु क्या होगी? उस द्रव के ऊपर तैरेगी, वस्तु तैरेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या है? कम है, इसलिए ज़्यादा होगा तो नीचे डूब जाएगी। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या है? भाई कब क्यों तैरेगी? तो क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? कम होगा, पानी से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल, बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्सी फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो होगी द्रव अवस्था। क्या होगी? द्रव अवस्था। दोस्तों, जैसे कि अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी क्या होता है? जम जाता है, अर्थात बर्फ बन जाता है। इसी के अनुसार पानी के गुण पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ध्रुवीय प्रकृति होती है
पानी कैसा होता है? ध्रुव प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, प्रकृति में यह उभयधर्मी होता है। और जल की शोधन क्षमता डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक के कारण सार्वभौमिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, द्रव। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो आज तक रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही सब डिस्कस करते हैं, तो ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपको दे पाएँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।